नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं उपदेश मुद्दे की बात की स्वागत करते हैं। जीत का योगी मंत्र। जी हां, बतौर भाजपा के स्टार प्रचारक सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी रैली को संबोधित किया और अपने सधे हुए अंदाज में ममता बनर्जी और टीएमसी पर चौतरफा हमला बोला। सीएम योगी फिर से चुनाव प्रचार के मैदान में उतर चुके हैं और भाजपा को उनके प्रचार से वैसे ही करिश्मे की उम्मीद है जैसा पिछले चुनाव के नतीजों में दिखा था। साल के अंदर टीएमसी की सरकार जिस तरीके से चल रही है, मुझे लगता है ये कहा जा सकता है कि वहां पे सत्ता प्रायोजित अपराध है जी। और सत्ता प्रायोजित अपराध किस तरीके से संचालित होता है, इसका जीता जागता नमूना है पश्चिमी बंगाल की सरकार और वहां के अंदर जो कुछ घटित हो रहा। एबीपी गंगा के महाअधिवेशन में कुछ इसी अंदाज में सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल को लेकर अपनी राय रखी, जहां पर उन्होंने साफ साफ कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता को भी विकास की दरकार है, लेकिन ममता दीदी की सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंसा की सियासत कर रही है। एबीपी गंगा के महाअधिवेशन में सीएम योगी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने जा रही है और इसी दावे को सच साबित करने की कोशिश में आज वो पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया और अपने चिर परिचित अंदाज में विरोधियों पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि जब वो पश्चिम बंगाल की अराजकता देखते हैं, गरीबी और बदहाली देखते हैं, तो उन्हें पीड़ा होती है। बंगाल के अंदर अराजकता और बंगाल के अंदर बदहाली की स्थिति को हम सब देखते हैं तो पूरे देश को पीड़ा होती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बंगाली भाई और बहनों के साथ जुड़ने के लिए आया है कि हमें एक बार फिर से बंगाल की पहचान को पुनर्स्थापित करके बंगाल के माध्यम से एक नए परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। सीएम योगी ने कहा कि आज बंगाल की बदहाली का आलम यह है कि पहले यूपी का युवा रोजगार के लिए बंगाल आता था और आज बंगाल का युवा रोजगार के लिए यूपी आ रहा है। ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने उन्हें रामद्रोही करार दिया और कहा कि ऐसे लोगों का भारत और बंगाल में कोई काम नहीं है। भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है, घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है और जब किसी परिजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया कि वो दुर्गा पूजा पर तो प्रतिबंध लगा देती है, लेकिन ईद में गोहत्या को अपना पूरा समर्थन देती है और ऐसी सरकार को इस बार पश्चिम बंगाल की जनता उखाड़ फेंकेगी। एक तरफ यहाँ पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौहत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहाँ पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहाँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहाँ की सरकार मौन बनी रहती है। मालदा में सीएम योगी का अंदाज वैसा ही था जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दिखा था। सीएम योगी का सीधा हमला बोलने वाला ये अंदाज ही भाजपा के लिए कई सीटों पर जीत की स्क्रिप्ट तैयार करता है और यही वजह है कि भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी का नाम सबसे बड़े नेताओं की लिस्ट में शुमार होने लगा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सीएम योगी का प्रचार भाजपा की जीत को बड़ा बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। वहीं अब आपको आंकड़ों के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 19 जनसभाओं को संबोधित किया था।
17 जिलों में उन्होंने प्रचार किया था, जिसमें 75 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 75 विधानसभा सीटों में से एनडीए उम्मीदवारों ने 50 पर जीत दर्ज की थी। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 66% रहा था। वहीं यूपी में हुए उपचुनाव में 7 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया, जहां 7 में से 6 सीट पर भाजपा को जीत मिली थी। हैदराबाद में भी सीएम योगी के प्रचार का बड़ा असर देखने को मिला था, जहां हैदराबाद निकाय चुनाव में भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। भाजपा ने हैदराबाद निकाय चुनाव में 48 सीटें जीती और ओवैसी के पार्टी को भाजपा ने तीसरे स्थान पर धकेल दिया। इन आंकड़ों से आपको भी साफ हो गया होगा कि सीएम योगी के प्रचार का स्ट्राइक रेट इतना जबरदस्त है कि वो जहां भी प्रचार करने जाते हैं, उनके भाषणों का असर नतीजों के तौर पर भाजपा के खाते में जुड़ जाता है और कई राज्यों में भाजपा को इसका सीधा फायदा भी मिला है। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल में भी सीएम योगी का प्रचार शुरू हो चुका है, जिसमें वो अपने ही अंदाज में ममता दीदी और उनकी सरकार पर बरस रहे हैं, जिसके बाद भाजपा को यही उम्मीद है कि पिछले चुनाव की तरह ही वो इस बार भी विरोधियों के गढ़ में सेंध लगा देंगे और भाजपा की बड़ी जीत में अहम किरदार निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में ला दिया, क्योंकि इस हत्याकांड में प्रशासन की उदासीनता है, बेखौफ हो चुके अपराधियों का डर है, जो पहले बेटी की आबरू से खिलवाड़ करते हैं और जब कोई पिता विरोध करता है तो उसे मौत के घाट उतार देते हैं। सुनने में किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन ये उस हाथरस का काला सच है, जहां अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गाँव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। ये एक बेटी का दर्द है और पापा को वही लेट गए, जिसके पिता को बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया। पिता की गलती सिर्फ इतनी थी कि एक बदमाश ने इस बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसका पिता ने विरोध किया था। लेकिन गौरव नाम के इस हैवान को बेटी के पिता का यह विरोध इतना नागवार गुजरा कि उसने दिन दहाड़े इस बेटी के पिता की हत्या कर दी। वो बहराइच इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ की मारी। लेकिन जब आप इस हत्याकांड का पूरा सच जानेंगे तो आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि इस कहानी में सिस्टम की उदासीनता है, बेखौफ हो चुके अपराधियों का डर है, जो पहले बेटी की आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं और जब कोई पिता विरोध करता है तो अपराधी उसकी सरेआम हत्या कर देते हैं। देखने में तो ये आपको किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये उस हाथरस का काला सच है, जहां अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है, जो प्रशासन की चेतावनियों को चूरन समझकर हवा में उड़ा देते हैं। हाथरस के इस हत्याकांड ने पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अगर प्रशासन ने वक्त रहते सख्ती दिखाई होती और आरोपी को उसके किए की सजा दी होती तो आज एक बेटी का पिता जिंदा होता और इस बेटी को अपने पिता को कंधा देकर यूं विदा ना करना पड़ता। दरअसल ये पूरा मामला 2018 का है, जब गौरव नाम के इस बदमाश ने इस बेटी के साथ छेड़खानी की थी। तब मृतक अमरीश ने 16 जुलाई 2018 को मुख्य आरोपी गौरव के खिलाफ घर में घुसकर बेटी के साथ छेड़खानी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन गौरव 15 दिन में ही जेल से छूटकर वापस आ गया और जेल से छूटने के बाद से ही गौरव ने मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। पर बेटी के पिता ने केस वापस नहीं लिया, जिसको लेकर गौरव पीड़ित परिवार से रंजिश मानता रहा और बदला लेने के लिए मौका ढूंढता रहा।
आरोपी गौरव को यह मौका 1 मार्च को मिला, जब मृतक अमरीश अपने खेत में आलू की खुदाई करवा रहा था। उसी दौरान गौरव अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और अमरीश पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। गौरव ने मृतक पिता पर एक नहीं बल्कि कई गोलियां चलाई, जैसे मानो उसे कानून का कोई डर ही नहीं था। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों? हाथरस के हत्याकांड में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीएम योगी ने सभी आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जनपद हाथरस में कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। गौरव उर्फ गोलू नाम के व्यक्ति ने, जो कि गांव सोंगरा का रहने वाला है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक 2.5-3 साल पुराने विवाद के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और कल रात्रि ही में अन्य सारी विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई। लेकिन इस मामले में जिस तरह से प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली, उस पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून व्यवस्था को नहीं संभालना चाहते हैं, ये डरा के राजनीति करना चाहते हैं। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी का होगा, दूसरी पार्टी का मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे 10,000 मुकदमे हैं अभी हुए किसान आंदोलन में। ये पुलिस जो नंगा नाच करती है और खुद घूम रहे बंगाल, उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। मैं तो कहूंगा बंगाल के लोगों से इन भारतीय जनता पार्टी की एक बात मत मानना है, इनसे ज्यादा झूठा कोई देश में नहीं है। की जा रही सोशल मीडिया पर मैं ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी किसी, याद कीजिए जब विकास की हत्या हुई थी, उसकी मां से क्या कहलवाया था इन्होंने? आप भूल गए वो बात? इन्होंने ये प्रचार किया कि समाजवादी पार्टी से वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे। ये भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करते हैं। इनसे ज्यादा साजिश करने वाला, षड्यंत्र करने वाला, झूठ बोलने वाला कोई नहीं हो सकता। मौजूदा कानून मंत्री कह रहे हैं। वहीं मृतक के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने परिवार को भरोसा दिया कि जो आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हर एक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। के ग्राम नौजरपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जो प्रशासन अब कार्रवाई की बात कर रहा, अगर उसने ये कार्रवाई वक्त रहते की होती तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं, क्योंकि इस पूरी कहानी में एक पिता का अपनी बेटी की हिफाजत करना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया। लेकिन उदासीन हो चुके सिस्टम से ये पूछेगा कौन कि आखिर कौन सा पिता ऐसा नहीं करता जो इस बेटी के पिता अमरीश ने किया था। क्योंकि सच यही है कि इस पूरे मामले में प्रशासन का ढुलमुल रवैया शुरुआत से ही सवालों के घेरे में, जिसकी चुप्पी से, जिसकी खामोशी से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि एक पिता को ही दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गरसेड़ में सड़क को चौड़ा करने की मांग को लेकर ऐसा महाभारत हुआ कि इसे लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्म हो गई। दरअसल प्रदर्शनकारी विधानसभा का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रोकने के लिए पुलिस को यहां पर लाठीचार्ज करने का सहारा लेना पड़ा। मुद्दे की बात यह है कि जहां इसे लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा, तो वहीं अब विपक्ष इस गुस्से का इस्तेमाल अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहा है। ये तस्वीरें गैरसैंण विधानसभा के ठीक बाहर की हैं, जहां पर सड़क को चौड़ा करने की मांग को लेकर लोग विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करने लगे और जब समझाने के बाद भी ये नहीं माने तो पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज कर दिया। विरोध प्रदर्शन करने वालों पर पानी की बौछार भी की गई और देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन जंग के मैदान में तब्दील हो गया। गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था और बाहर पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव इस कदर बढ़ गया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी बल का प्रयोग करना पड़ा।
और इस झड़प में कई ग्रामीण और पुलिस के जवान घायल हो गए। साथ ही मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया और आज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया और लोगों पर हुए लाठीचार्ज पर नाराजगी जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। एक पुलिस वाला महिला को हाथ से पीट रहा है, महिला पुलिस तो वहाँ थी ही नहीं, और पानी छोड़ा गया, महिलाएं अपना मुंह पोंछ रही थी, साड़ी निचोड़ रही थी, तो इसका मतलब इतना ज़्यादा पानी फेंका गया था कि घोर ठंड में, उस समय 5 बज रहा था, घोर ठंड में महिलाओं का उत्पीड़न किया गया। एक और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबसे छोटी बेटी के नाम की पट्टिका घर के बाहर लगेगी, यानी हम महिलाओं के इतने बड़ी समर्थक हैं, और दूसरी ओर उन्हें वो पिट रही हैं, पानी की बौछारें सह रही हैं। उन्होंने धरना भी दिया, क्रमिक अनशन भी किया, आमरण अनशन भी वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। और इसलिए जब 1 मार्च को सदन चला तो सदन चलने पर जो है तमाम आंदोलनकारी जो है यहाँ भराड़ी सैन में आए और अपनी बात जो है सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत लोगों पर पुलिस बल के माध्यम से लाठी प्रहार किया गया और सरकार द्वारा सदन के अंदर गलत बयानबाजी की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के तमाम साथियों ने हमने सदन का बहिर्गमन भी किया है और यहाँ धरने पर भी बैठे। वहीं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का आरोप है कि विपक्ष का वॉकआउट करना उसकी सियासत का हिस्सा है और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष अपनी गलती को छिपाना चाहता है। विपक्ष को ये शर्म नहीं आती कि अगर इतना महत्वपूर्ण कल का घटना थी तो आप 310 में लेकर नहीं आए। आपके लिए कल का आंदोलन महत्वपूर्ण नहीं था, आप उसे तो 58 में लेकर आए, तो क्या उसको 310 में नहीं आना चाहिए था अगर आप इतना महत्वपूर्ण थे? इसका मतलब कांग्रेस के मित्रों के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है ही नहीं था। दूसरी बात, कांग्रेस के मित्र प्रारंभ से ही सदन को चलाने के पक्ष में नहीं है। महामहिम का अभिभाषण होता है, कांग्रेस के मित्र तत्काल बिना पढ़े बिना बटे प्रतियां और हाउस छोड़कर बाहर आ जाते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या और क्यों विधानसभा के बाहर लोगों और पुलिस के बीच ऐसी झड़प देखने को मिली। दरअसल सड़क को चौड़ा करने की मांग को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे। नंदप्रयाग घाट विकास खंड के ग्रामीण यह आंदोलन कर रहे थे। पिछले 87 दिन से इनका यह आंदोलन चल रहा था। 5 दिसंबर 2020 से लोगों का यह आंदोलन जारी था। 70 गांव के लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। सिंगल लाइन सड़क को चौड़ा करने की मांग हो रही थी, जिसके बाद करीब 180 गाड़ियों में 1000 ग्रामीण विधानसभा पहुंच गए। इन सभी ग्रामीणों ने विधानसभा को घेरने की कोशिश की। विधानसभा घेरने की कोशिश के दौरान पुलिस से इनकी झड़प हो गई और इस झड़प में कई सारे ग्रामीण और पुलिस वाले घायल हो गए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2017 में ही इस सड़क को चौड़ा करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके सड़क को अब तक चौड़ा नहीं किया गया है। सड़क को चौड़ा करने की मांग को लेकर 87 दिन पहले से आंदोलन भी शुरू किया गया, लेकिन जब फिर भी मांग पूरी नहीं हुई तो ग्रामीणों ने विधानसभा को घेरने का फैसला किया, जहां पर पुलिस से इनकी झड़प हुई और हालात बेहद खराब हो गए। वहीं मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि जो कुछ हुआ वो अपने आप हुआ या फिर इसके पीछे कोई सियासी साजिश भी छिपी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात जिंदगी की उस जंग की जिसे एक दिव्यांग लड़ रहा है। ये जंग है खुद को जिंदा साबित करने की। असल जिंदगी के इस काले सच को कई बार सिनेमाई पर्दे पर उकेरा गया है, लेकिन जब पर्दे की कहानी असल रूप में सामने आती है तो डर लगने लगता है, क्योंकि जो कन्नौज में एक दिव्यांग के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। ये रिपोर्ट थी। मैं जीवित हूं, मेरे को मुर्दा कर दिया। बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है, पर खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई जीतना बेहद मुश्किल है। जरा सोचिए कि आप जिंदा हो और कोई आपके जिंदा होने का सबूत मांगे तो सोचकर ही आपका दिल घबरा उठेगा। लेकिन तस्वीरों में दिख रहे जरा इस दिव्यांग को भी देखिए, जिन्हें रोज ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि इनके अपनों ने दौलत की खातिर ऐसा षड्यंत्र रचा कि ये जीते जी मुर्दा साबित हो गए।
अब इस दिव्यांग को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा। पर सबूत देने के बाद भी जब इसकी बात किसी ने नहीं सुनी तो ये दिव्यांग अपनी फरियाद लेकर डीएम और एसएसपी के सामने जा पहुंचा, जहां हाथ जोड़कर कहने लगा कि साहब मैं जिंदा हूं, पर कोई अधिकारी नहीं मान रहा। आप मुझे जिंदा कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। तब मेरा भाई मर गया था, हम दोनों जोड़ी का 2 भाई था। एक फोटो थी तो मतलब फर्जी उसने बनवा के कि अपने हाथ पे गुदवाया कि ये मेरा आदमी कमलेश विमलेश की जगह पर उसने मेरा मतलब रकम लेने के बावजूद उसने लिखवाया मेरा पति कमलेश। दरअसल फिल्म सरीखी दिखती ये कहानी कन्नौज की, जहां गांव दुखरी के रहने वाले दिव्यांग कमलेश को साजिश के तहत उसकी भाभी ने सभी कागजों में मुर्दा घोषित करा दिया। यहां तक कि कमलेश के बैंक खाते से जमा निकासी पर भी रोक लगवा दी और कमलेश के ही बनाए पक्के मकान से उसे बाहर निकलवा दिया। मतलब मेरा पैसे में रोक मेरी भाभी डाल दिया कि ये पैसे ना निकाल पाए, इनका जो माल है तो मेरी कस्टडी में आ जाए, इसलिए मेरे को मृत घोषित कराया गया। इस पूरे फर्जीवाड़े में अधिकारियों ने कमलेश की भाभी का साथ दिया। जो लोग सिस्टम को समझते हैं उन्हें मालूम है कि ये सब फर्जीवाड़ा बिना चढ़ावे के नहीं होता है। शायद कमलेश की भाभी को लगा कि कमलेश दिव्यांग है, उसकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए ये ठीक तरीका होगा। लेकिन जब कन्नौज के डीएम और एसपी ने कमलेश की करुण वेदना सुनी तो उनका दिल पसीज गया और तुरंत इस मामले की जांच का आदेश दे दिया गया। गुरसाहिबगंज थाना क्षेत्र में जब थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था तो जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक शिकायत प्राप्त हुई थी अनोगी गांव से कि उसमें एक महिला ने अपने देवर के उनको मृतक दिखा के सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का एक कुत्सित प्रयास किया। तो जैसे ही मामला संज्ञान में आया, उसका एक आवेदन प्राप्त हुआ तो संबंधित थानाध्यक्ष जो हैं गुरसाहिबगंज के, उनको प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। उसकी प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो भी विवेचना के आधार पर जो भी तथ्य सामने आते हैं तो उसके अनुसार से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिस लेखपाल की कलम के सामने किसी की नहीं चलती थी, उस लेखपाल को डीएम ने मौके पर बुलाकर जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम कमलेश के गांव पहुंची और मकान के एक कमरे में पीड़ित कमलेश को कब्जा दिला दिया गया। अब इस बात की जांच हो रही है कि कागजों में एक जिंदा आदमी को मृत साबित करने की साजिश में कौन कौन शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर डीएम और एसपी ने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया होता और जांच के आदेश नहीं दिए होते तो एक दिव्यांग कैसे खुद को जिंदा साबित कर पाता। क्योंकि देश में खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई पहले से ही कई सारे लोग लड़ रहे हैं। असल जिंदगी के इस काले सच को कई बार सिल्वर स्क्रीन पर भी उकेरा गया, लेकिन जब पर्दे की कहानी असल रूप में सामने आती है तो वाकई जिंदगी डर जाती है। क्योंकि कमलेश के साथ जो कुछ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।